हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 28 अप्रैल 2020 के इंडियन एक्सप्रेस पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के। और इस आर्टिकल को उर्जित पटेल ने लिखा है। उर्जित पटेल फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और इनका ये कहना है कि कॉस्टली टू बाईपास एमपीसी फ्रेमवर्क, कि सरकार को बड़ा महंगा पड़ेगा एमपीसी फ्रेमवर्क को बाईपास करना। तो सबसे पहला बात हम ये करते हैं कि और ये आर्टिकल इकोनॉमिक्स के लिहाज से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और कोविड के हिसाब से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको डी कोड करते हैं, थोड़ा पेशेंस बनाना और लास्ट तक इसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसमें बड़े टेक्निकल वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे टेम्पर टेंट्रम, जैसे इसमें पंप प्राइमिंग करके वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है ना। प्लस ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में आप जानते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है। इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, तो इस तरीके के जितने भी वर्ड यूज़ हुए हैं। और इसमें फाइनेंशियल रिसेशन की बात हो रही है, 2007 और 2008 की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, कि सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये अपने इंडिया में क्यों आई और उसके आने के पीछे क्या रीज़न है। और उर्जित पटेल जो है आखिर क्यों ये बात कह रहे हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फ्रेमवर्क को गवर्नमेंट को बाईपास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फ्रेमवर्क को बाईपास किया तो उसका उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा। जैसा कि 2013 में देखा गया था कि इंडिया में जो इन समर 2013 व्हेन द फेडरल रिजर्व इंडिकेटेड अ पॉसिबल रिवर्सल ऑफ इट्स अल्ट्रा अकोमोडेटिव पॉलिसी माइक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर फॉर इंडिया were so weak that is got caught up in temper tantrum and experience external sector fragility। और इसके बाद इंडिया ने अपने आप को संभाला इन्फ्लेशन के केस में। तो ये पूरा आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं। देखो ध्यान से, पहले ये समझो कि हमेशा ये बात याद रखो, जब भी हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है कि वो मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट होता है उसका जो मेन काम है वो है कि मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जांपल लिया है। किसका एग्जांपल लिया? मॉनेटरी पॉलिसी का। तो जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया रेपो रेट का, ठीक है। किसका एग्जांपल ले लिया? रेपो रेट। अब मान लो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे एग्जांपल ले लिया बैंक का। अब मान लो इस बैंक को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। जब इस बैंक को पैसे की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो ये बैंक किससे पैसा मांगेगा? आरबीआई से। अब आरबीआई ने तो इसको पैसा दे दिया। मान लो इसको 100 रुपये की ज़रूरत थी तो आरबीआई ने इसको 100 रुपये दे दिया। अब इसने क्या किया कि लेकिन आरबीआई ने ये कहा कि भैया 5% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है, 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा तभी हम 100 रुपये तुम्हें देंगे। तो जब बैंक के पास 100 रुपये आएगा तो ये बैंक क्या करेगा कि इस पैसे को कहाँ पे फ्लो कर देगा? मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर फ्लो कर देगा। ये बात क्लियर? अब मान लीजिए कि आपको इसने 6% ब्याज पे दे दिया तो 1% इस बैंक का फ़ायदा हो गया। ये बात क्लियर? कि जो ये 1% है, अब ये 1% जो पैसा है वो किसको मिल गया? बैंक को मिल गया एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। और जब कभी भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट को नीचे करेगा तो मार्केट में मनी का फ़्लो बढ़ेगा और मनी का फ़्लो अगर ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ये भी याद रखना, और यही कंट्रोल करना आरबीआई का काम है। तो ये इसके हिसाब से अपना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता रहता है। और अगर मान लो कि मार्केट में मनी का फ़्लो कम है, मार्केट में मनी का अगर फ़्लो कम है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, तब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि जब कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मनी का फ़्लो नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। तो अब एक तरफ आरबीआई का इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को क्या करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना है। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसी वजह से आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में टसल होता है। और इसी टसल को सॉल्व करने के लिए 2016 में उर्जित पटेल के अंदर एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने रिकमेंड किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या डिसाइड किया गया कि 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होंगे और 3 मेंबर जो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होंगे। जो 3 मेंबर आरबीआई से होंगे और 3 मेंबर
पर कौन कहाँ से होंगे, गवर्नमेंट से होंगे। इनके ज्वाइंट एफर्ट से, ठीक है, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों ही प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो चुकी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं तो ये एपिसोड क्यों पिक्चर में आया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ठीक है, अब ये बात अब यहाँ पे और क्लैरिफाई करते हैं दूसरे तरीके से कि ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है और ये क्यों कह रहे हैं कि उर्जित पटेल ये क्यों कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जैसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बातों को बाईपास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने बाईपास किया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अब देखो 2007 और 8 में क्या हुआ था। अब मैं टेम्पर टेंट्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ टेम्पर टेंट्रम। ठीक है, व्हाट टेम्पर टेंट्रम, TANTRUM, व्हाट इज़ टेम्पर टेंट्रम। उसके पहले एक छोटा सा लेक्चर, वो ये है कि 2007 और 2008 में क्या हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिसेशन आया था। ठीक है, 2007 और 2008 में रिसेशन आया था और रिसेशन बैंकिंग के वजह से ही आया था। कि जब भी हम 2008 की बात करते हैं, 2007 और 8 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिसेशन आया था। तो उस समय अमेरिका ने क्या किया कि जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है उसने क्या किया, सुनो, उसने क्या किया कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने क्या किया कि थोड़ा सा इसको इरेज आउट कर लिया जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी में मैं कमज़ोर हूँ। ठीक है, तो अब हम टेम्पर टेंट्रम के बारे में बता रहे हैं। तो देखो रिजर्व है, ये जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है उसी तरीके से अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। अब मान लो कि फेडरल रिजर्व है, अब यहाँ पे ए बैंक है और बी बैंक है, ये दो बैंक हैं। इस बैंक के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है अमेरिका की और इस बैंक के पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है अमेरिका की। ठीक है, अब फेडरल रिजर्व अमेरिका से क्या बोलेगा कि ऐसा है कि भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दो और मुझसे पैसा ले लो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दो और मुझसे पैसा ले लो। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे ड्रॉ हो रहा है, समझ में। तो अब क्या हुआ, इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी, इसने पैसा दे दिया, इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी, इसने पैसा दे दिया। तो अब इसके पास पैसा आ गया, ए के पास भी और बी के पास भी। तो ये पैसा क्या करेगा, मार्केट में डाल देगा। इसने ये पैसा मार्केट में डाल दिया। अब मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसी को कहते हैं ट्रांसमिशन। जैसे जब भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें वर्ड आ रहा होगा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन। ठीक है, तो अब मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा हो गया और जब भी मनी का फ्लो ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है इंटरेस्ट रेट कम हो गई और इंटरेस्ट रेट कम होगी और मनी का फ्लो ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। और जब कभी भी इंटरेस्ट रेट कम होगी तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, अब वो क्या करेंगे, अब वो यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे, अमेरिका में पैसा नहीं लगाएंगे। ये इन्वेस्टर्स भाग के ऐसी जगह पे पैसा लगाएंगे जहाँ पर उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, मतलब जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करे तो उनको रिटर्न ज़्यादा मिले। तो उन्होंने इंडिया जैसे मार्केट में पैसा लगा दिया, उन्होंने चाइना जैसे मार्केट में पैसा लगा दिया। किन्होंने, अमेरिका के इन्वेस्टर्स थे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो भी बंदा इस अकाउंट में पैसा जमा करेगा। ठीक है ना, तो उसको भी इंटरेस्ट रेट क्या कम मिलेगा। बात समझना, ठीक है, पूरी बात समझना कि अब क्या हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो अब अमेरिका के मार्केट में अमेरिकन इन्वेस्टर्स को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने इंडिया और चाइना के जैसे मार्केट में उन्होंने क्या कर दिया, पैसा लगा दिया। अब क्या होगा कि सिंपल सी बात है कि अब जो अमेरिका है, अब इसने क्या किया कि 2013 में इस क्वांटिटी ईजिंग का काम करना कैसे स्टार्ट किया। अब उसने क्या किया, सिंपल सा काम किया कि उसने अपने मार्केट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। तो जब वो अपने मतलब उसने क्या किया कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो है खरीदना जो है वो बंद कर दिया। ठीक है, अब ध्यान समझना क्वांटिटी ईजिंग का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बस जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे सुनते जाओ, समझते जाओ। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जो फेडरल रिजर्व होगा, जो अमेरिका का बैंक होगा, वो क्या करेगा कि अब वो क्या करेगा कि
जो भी पैसा अमेरिका के इन्वेस्टर इंडिया और चाइना में लगा रहे हैं, अब वो क्या करेगा कि बैंकों से गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, बैंकों से जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना कम कर देगा। तो अब इनके पास पैसे की कमी होना शुरू हो जाएगी, इनके पास पैसे की कमी होना शुरू हो जाएगी, बी के पास भी और ए के पास भी। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि और खटाक से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देगा। तो जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा तो जो पैसा चाइना और इंडिया जैसे मार्केट में लगा था वो पैसा निकाल के खटाक से अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे जो भी अमेरिकन इन्वेस्टर्स होंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टेम्पर टेंट्रम कि क्वांटिटी ईजिंग, कि वो पहले गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहा था, खरीद के बैंकों को पैसा दे रहा था, और वही पैसा वो कहाँ लगा रहे थे, मार्केट में। तो इससे इंटरेस्ट रेट कम हो जा रही थी, और जब इंटरेस्ट रेट कम हो जा रही थी तो इन्वेस्टर्स भाग के अमेरिका से दूसरे मार्केट में चले जा रहे थे। अब वो गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदना कम कर देगा। तो जब वो गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदना कम कर देगा, ठीक है ना, तो इनको पैसे की जरूरत होगी। तो जब पैसे की ज़रूरत होगी तो अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इनको पैसा देगा। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इनको पैसा देगा तो ये इन्वेस्टर्स खटाक से इस मार्केट में एंट्री करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो वही बात वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब 2007 और 2008 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ तो तमाम इन्वेस्टर्स ने बार्ड ऑन अ स्टिमुलेशन की, तमाम इन्वेस्टर्स ने पंप प्राइमिंग की इंडिया में। ठीक है ना, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो 2013 में हमने ये देखा कि हमारे मार्केट में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन फिगर कर गया, और नेशनल फिस्कल डेफिसिट भी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। और इन समर 2013 और 2013 में ही उसने, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, उसने अपना क्वांटिटी ईजिंग करके जो पैसा वो दूसरे मार्केट में लगाया था वही पैसा उसके मार्केट के पास फिर से पहुंच गया। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया कि एमपीसी बनाई, और इस एमपीसी ने मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। लेकिन आज सरकार कोविड-19 के वजह से फिर यही काम शुरू कर रही है। ठीक है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में मनी का फ़्लो कर रही है, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में मनी का फ़्लो करेगी तो फिर से हो सकता है कि मार्केट में ज़्यादा मनी का फ़्लो हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब जैसे वो इंडिया में कैसे हो रहा है कि जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, अब ध्यान समझना, इंडिया की अगर हम बात करें ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, कि मान लो कि जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये डिसाइड किया गया, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद की बात करें और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पहले की बात करें, प्री और पोस्ट, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पहले जितने भी पॉलिसी रेट होते थे वो आरबीआई डिसाइड करती थी। लेकिन अब जो है पॉलिसी रेट जो होता है वो एमपीसी डिसाइड करता है। पॉलिसी रेट कौन करता है, एमपीसी डिसाइड करता है। ठीक है, तो पहले डिसाइड करता था केवल आरबीआई, और अब कौन डिसाइड कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड कर रहा है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें डिसाइड किया गया कि भाई रेपो रेट को चेंज नहीं किया जाएगा, रेपो रेट अनचेंज रहेगा। क्योंकि अनचेंज रहेगा तो इससे क्या होगा कि हम नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल मार्केट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमने डिसाइड किया कि 4% ही रेपो रेट रहेगा तो हम ना उसको ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे, तो जो मार्केट में मनी का फ्लो स्टैग्नेशन पोजीशन पे बना रहेगा तो उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। और नेशनल क्या होगा कि जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर होंगे उनको भी ये पता होगा कि भाई चलो इतना ही परसेंट इंटरेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे हमको इतना तो फ़ायदा होगा ही होगा, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आपके मार्केट में इंटर करेंगे। ये बात क्लियर। अब देखो, तो अब क्या करना है कि अब आरबीआई क्या कर रहा है इस समय कि बार बार वो रेपो रेट को गिराता जा रहा है, बार बार रेपो रेट को गिराता जा रहा है। ठीक है ना, और रेपो रेट को जब वो बार बार गिराता भी जा रहा है और प्लस एमपीसी को बाईपास करके जो है वो बैंक को ये बोल रहा है कि भाई हम तुम्हारे गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीद रहे हैं और तुमको पैसा दे रहे हैं। तो एक तरफ तो तुम रेपो रेट को भी गिराते जा रहे हो, उससे जो पैसा जो मार्केट में इन्फ्यूज हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ तुम क्या कर रहे हो कि गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद के फिर बैंकों को पैसा दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, क्योंकि जब भी जो भी गवर्नमेंट
बैंकों के पास होगा तो बैंक जो क्या करेंगे कि आरबीआई को बॉन्ड दे देंगे, आरबीआई इनको पैसा दे देगा, तो इससे फिर से टू मच मनी हो जाएगा। और जब भी टू मच मनी हो जाएगा तो इन्फ्लेशन फिर से डबल डिजिट में हो जाएगा। मतलब एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसका नाम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसको इसीलिए बनाया गया था कि वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करे और साथ ही साथ ग्रोथ को भी मैनेज करे। तो आप इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, आप रेपो रेट को गिराते जा रहे हैं और क्या बोलते हैं, दूसरी तरफ बॉन्ड भी खरीद रहे हैं, बैंकों के बॉन्ड खरीद ले रहे हैं और उनको पैसा दे रहे हैं। और इसके बाद अब जाहिर सी बात है, बैंकों के पास पैसा होगा तो बैंक अपना बिजनेस एक्टिविटी चलाने के लिए उस पैसे को कहाँ करेगा, मार्केट में ही फ्लो करेगा। तो इसी पे ये जो है पूरा आर्टिकल है, उन्होंने इन सारी बातों को यहाँ पर क्या किया है, अच्छे से समराइज़ करके लिखा हुआ है। तो इस आर्टिकल के पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको ध्यान से देखें और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी।